अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको चाइना का जो वीज़ा वाला एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं आपको फ़िल करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद फिर आपने लॉगिन करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने फ़िल अप करना है। तो मैं आपको ये जो वीज़ा वाला एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं आपको फ़िल करके दिखाऊँगा। तो मैंने बेसिकली लास्ट ईयर भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, मैंने फॉर्म फिल करके दिखाया था। लेकिन लास्ट ईयर और जो इस साल वाला फॉर्म है इसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। थोड़ा-सा डिफ़रेंस जो है ना वो इसमें लॉगिन का है। पहले लॉगिन का ऑप्शन नहीं था, आप डायरेक्टली फॉर्म पे चले जाते थे, लेकिन अभी आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, उसके बाद आपने लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद फिर आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने फिल करना है। और ये तमाम चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में करने वाला हूँ, लिहाजा ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। वीज़ा फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि चाइना में दो तरह के स्टडी वीज़ाज़ होते हैं। एक होता है X1 और दूसरा होता है X2। और जो X1 वीज़ा होता है वो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो चाइना में जिनका जो स्टडी का ड्यूरेशन है वो मोर देन 180 डेज़ होता है, यानी कि मोर देन 6 मंथ होता है। वो X1 के लिए अप्लाई करते हैं, जबकि वो स्टूडेंट जिनका स्टडी का ड्यूरेशन लेस दैन 180 डेज़ होता है या लेस दैन 6 मंथ्स होता है, वो अप्लाई करते हैं X2 वीज़ा। लिहाजा अगर आप बैचलर, मास्टर या पीएचडी के लिए चाइना में आना चाह रहे हैं तो आप फिर अप्लाई करेंगे X1 वीज़ा। तो मैं आपको अभी फॉर्म फिल करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपने फॉर्म फिल करना है। सो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले दिनों में जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहे। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। आपने गूगल पर आकर सबसे पहले लिखना है visa4china.cn। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप चाइना में किसी भी किस्म का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, भले स्टडी वीज़ा हो, विज़िट वीज़ा हो या फैमिली वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने visa4china.cn पर आना है। और यहाँ पर आकर सबसे पहले आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने सिटी, और उसके बाद आपने क्लिक करना है टेक मी टू द वेबसाइट। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो डायरेक्ट सेकंड स्टेप में चले जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमें सिर्फ एक ही सिटी शो हो रहा है। तो आपने बेसिकली यहाँ पर आना है, यहाँ से आके आपने कराची, इस्लामाबाद या लाहौर, इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद टेक मी टू द वेबसाइट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं इससे जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर आ जाऊँगा। अब यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म और उससे ऊपर लिखा हुआ है साइन इन, उसके साथ है क्रिएट अकाउंट। पहले ये ऑप्शन नहीं था होता, पहले सिंपल आपने डायरेक्टली जो है वो आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल करते थे, लेकिन अब आपको पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद फिर आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने स्टार्ट करना है। तो मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट अकाउंट के ऊपर, और क्रिएट अकाउंट के ऊपर जाकर मैं सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करता हूँ। और जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखें अपना ईमेल का ऑप्शन है, उसके बाद पासवर्ड है, फिर कंफर्म पासवर्ड है, और उसके बाद इंटर योर कोड। और ये कोड जो है आपको ईमेल आएगा। तो मैं यहाँ पर ईमेल आईडी लिख लेता हूँ, और उससे ऊपर सबसे ऊपर आप देखें लिखा हुआ है इंडिविजुअल और एजेंसी। तो चूँकि आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल ही हैं, आप कोई एजेंसी नहीं है, तो इसलिए आपने इंडिविजुअल ही रहने देना है। तो मैंने ईमेल आईडी लिख ली, उसके बाद पासवर्ड है, पासवर्ड को दोबारा मैंने लिख लिया। उसके बाद है कोड, सेंड कोड के ऊपर, सेंड कोड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये एक ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं ओके करता हूँ। तो अच्छा, इसके बाद कोड जाएगा मेरी ईमेल के ऊपर, और ईमेल मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर अभी तक ईमेल नहीं आई, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और देखता हूँ ईमेल। जी, तो ये ईमेल आ चुकी है, इसका देखें 76E643, इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। उसके बाद उससे नीचे टिक करके मैं क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो देखें रजिस्ट्रेशन इज़ सक्सेसफुल, ये रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुकी है। और अब मैं करता हूँ साइन इन। साइन इन में मुझे ईमेल आईडी और मैंने जो अपना पासवर्ड रखा था वो मैंने लगाना है। तो जब वो लगाऊंगा उसके बाद साइन इन पे मैंने क्लिक करना है। जब मैं क्लिक करता हूँ तो फिर दोबारा से ये एक ऑप्शन आता है, और इसके बाद ये मेरा जो अकाउंट है इस वेबसाइट के ऊपर ये लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। बेसिकली मैंने वीज़ा के लिए एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी है। तो जब मैं एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपने ये नीचे जो टिक का ऑप्शन है उसके ऊपर आपने क्लिक करना, और ऊपर देखें आप ऑलरेडी सिटी का नाम आ चुका है जो हमने स्टार्ट में सेलेक्ट किया था। और उसके बाद आपने क्लिक करना है फिल इन अ फॉर्म।
इसके ऊपर क्लिक करना है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। यहाँ पर हमने अपना जो वीज़ा टाइप है वो सिलेक्ट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, एक X1 होता है, एक X2 होता है स्टडी वीज़ा। तो हम अप्लाई करेंगे X1 के लिए, जो कि बैचलर मास्टर PhD यानी कि जिनका ड्यूरेशन जो है वो मोर देन 6 मंथ है। तो जब मैंने इसके ऊपर वो क्लिक करके इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पर मैंने अपलोड करनी है पिक्चर, और पिक्चर्स की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए यहाँ पर तमाम डिटेल बताई हुई हैं कि पिक्चर का साइज़ क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट होना चाहिए, उसके अलावा आपने किस तरीके से अपलोड करनी है, बिल्कुल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपनी एक पिक्चर अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपने अपलोड करनी है। और याद रहे कि ये जो पिक्चर है ये वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। तो ये मैंने एक पिक्चर ट्राई की है लेकिन ये अपलोड नहीं हुई, उसके साइज़ का कोई मसला होगा। तो मैं कोई और पिक्चर इसमें ट्राई करता हूँ अपनी, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मुझे मेरी पिक्चर मिल गई है, ये अपलोड भी हो चुकी है जैसा कि आपको दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। आपने ये जो डबल सर्कल है ये आपके बिल्कुल फेस इनके दरमियान में आना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आप अपनी भी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ। और उसके बाद आपने फ़िनिश पे क्लिक करना है। मैं भी फ़िनिश पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि आपकी जो पिक्चर है वो ओके है या नहीं है। तो ये देखें राइट साइड पे आ चुका है, द फ़ोटो मीट्स द फ़ोटो रिक्वायरमेंट फ़ॉर चाइनीज़ वीज़ा एप्लीकेशन। उसके बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसमें नेम है, नेम में फैमिली नेम और गिवन नेम। अगर किसी का सिर्फ एक ही नाम है तो वो उसके सामने सेकंड के सामने जो है वो नॉट एप्लीकेबल पर टिक कर सकता है। उसके बाद अदर नेम है और फार्मर नेम है, अगर कोई अदर नेम है तो वो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद चाइनीज़ नेम है, ये भी कंपलसरी नहीं है, इसको भी आप एम्प्टी छोड़ सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, ये आपने बिल्कुल करेक्ट जो भी आपके पासपोर्ट के ऊपर है वो आपने लिखनी है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जिनके साथ स्टेरिक लगा हुआ है, रेड स्टेरिक, वो कंपलसरी हैं, जिनके साथ रेड स्टेरिक नहीं लगा हुआ वो कंपलसरी नहीं है। और उसके बाद जेंडर है, जेंडर के बाद प्लेस ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ में आपने कंट्री लिखना है, अपना प्रोविंस लिखना है, और उसके साथ साथ आपने सिटी लिखना है। और सिटी आपने वो लिखना है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर हो। और मैं आपको बता दूं कि आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है कि आप किस सिटी में पैदा हुए थे, तो वो आपने एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है, डाइवोर्स है, सिंगल है, विडोड है, अदर है। तो जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो आपने लिखना है। उसके बाद नेशनैलिटी एंड परमानेंट रेजिडेंस, तो ये आपने सिलेक्ट करना है कि आप किस कंट्री के शहरी हैं, वो आपने लिखना है। उसके बाद नेशनल आईडी नंबर, यहाँ पर अपना जो आईडी कार्ड नंबर है वो आपने लिखना है। और तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स के पास तो होगा ही ये वाला आईडी कार्ड नंबर आपका जो। और उसके बाद है कि डू यू हैव एनी अदर नेशनैलिटी, अगर है तो येस, अदरवाइज़ नो। अगर येस करोगे तो यहाँ पे आपको कंट्री लिखना पड़ेगा, तो ज़्यादातर का तो नो ही होगा। उसके बाद डू यू हैव परमानेंट रेजिडेंस ऑफ एनी अदर कंट्री और रीजन, नो। उसके बाद हैव यू एवर हेल्ड एनी अदर नेशनैलिटी, अगर कभी आपके पास मतलब कि आपके माजी में आपके पास कभी नेशनैलिटी कोई रही है तो येस, अदरवाइज़ नो। उसके बाद पासपोर्ट आ गया, पासपोर्ट आपका आएगा ऑर्डिनरी, और तकरीबन तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनका ऑर्डिनरी ही होगा, किसी के पास भी डिप्लोमेटिक या वो सर्विस पासपोर्ट तो नहीं होगा। तो आपका ऑर्डिनरी ही आएगा जो कि नॉर्मल पासपोर्ट होता है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर है, यहाँ पर आपने बिल्कुल करेक्ट नंबर लिखना है। उसके बाद इशूइंग कंट्री या रीजन है, यहाँ पर दोबारा से अपना कंट्री, यानी कि अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान। उसके बाद प्लेस ऑफ इशू, यहाँ पर आप इस्लामाबाद लिख सकते हैं, अगर आप इंडिया से हैं तो आप अपने कैपिटल का नाम लिख सकते हैं, वो कोई इतना मसला नहीं है। उसके बाद एक्सपायरेशन डेट है कि कब एक्सपायरी है आपके पासपोर्ट की, तो और ये चीज़ पासपोर्ट के ऊपर लिखी होती है कि क्या एक्सपायरी है, ये आपने बिल्कुल करेक्ट लिखनी है। और उसके बाद नीचे आए तो करंट ऑक्यूपेशन, यानी कि आपका करंट ऑक्यूपेशन क्या है, आप करंटली क्या कर रहे हैं। अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट का ऑप्शन है, आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप जो है वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो मतलब ये कि अनएम्प्लॉयड हैं, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड का भी ऑप्शन है, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई और जॉब कर रहे हैं तो कोई और जॉब का ऑप्शन यहाँ पर है, अदरवाइज़ आप अदर भी लिख सकते हैं, तो ये इतना कोई मसला नहीं है। उसके बाद एनुअल इनकम है, तो चूँकि मैंने ऊपर स्टूडेंट सेलेक्ट किया तो इसको मैं नॉट एप्लीकेबल करूँगा। और अगर आप जॉब कर रहे होते तो नीचे आपने एनुअल इनकम लाजमी लिखनी थी, और चूँकि मैंने ऊपर स्टूडेंट लिखा है तो इसलिए यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल होगा। उसके बाद है कि वर्क एक्सपीरियंस इन द पास्ट 5 ईयर्स, अगर आपने कहीं भी जॉब की है तो वो एक्सपीरियंस आपने यहाँ पर लिखना है। अगर आपने कहीं भी जॉब नहीं की तो इसी के सामने लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल,
आपने उसके ऊपर टिक कर देना है। उसके अलावा आप देखें एंड डेट के सामने लिखा हुआ है अप टू नाउ। अगर आप करंटली भी जॉब कर रहे हैं तो आपने अप टू नाउ पर टिक कर देना। उसके बाद अगर आप नीचे आएँ तो नीचे लिखा हुआ हाईएस्ट लेवल ऑफ़ एजुकेशन, यानी कि आपकी हाईएस्ट लेवल ऑफ़ एजुकेशन क्या है। यानी कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपकी एजुकेशन बैचलर होगी, यानी कि 16 ईयर्स होगी। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो एजुकेशन है वो मास्टर्स होगी। तो ये मैंने ग्रेजुएट और अदर इक्विवेलेंट स्टडीज़ का मतलब है मैंने मास्टर्स किया हुआ है। उसके बाद है कि करंट रेजिडेंस एड्रेस है कि करंटली आप कहाँ पर रह रहे हैं, उसमें आपने कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने प्रोविंस, उसके बाद सिटी, सिटी का नाम लिखना है। उसके बाद पोस्ट कोड है, लेकिन पोस्ट कोड कंपलसरी नहीं है, इसके साथ रेड स्टेरिक नहीं लगा हुआ। उसके बाद नंबर, स्ट्रीट, स्ट्रीट का नाम लिख देना है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर है, ये आपने लिखना अपना। उसके बाद फ़ोन नंबर है, ये भी कंपलसरी है। फ़ोन नंबर में कंट्री कोड है और आगे फ़ोन नंबर है। उसके बाद ईमेल एड्रेस है, और ये आप सेम भी लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर, फ़ोन और फ़ोन नंबर ये आप सेम भी लिखते हैं, कोई इशू नहीं है। और ईमेल एड्रेस है, ये भी आपने बिल्कुल करेक्ट लिखना है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद अपने फ़ादर की इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है, उनका फैमिली नेम, उनका गिवन नेम, उसके अलावा नेशनैलिटी, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, उसके साथ साथ उनका एड्रेस वगैरह। और अगर आपका एड्रेस और आपके फ़ादर का एड्रेस सेम है तो उसके नीचे लिखा हुआ है सेम एप्लीकेंट एड्रेस, इसके ऊपर आपने टिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपके वाला एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। और उससे के साथ ही नीचे लिखा हुआ है इज़ योर फादर इन चाइना, कि क्या आपके फ़ादर चाइना में हैं। तो अगर हैं तो येस, अदरवाइज़ आपने इसको नो कर देना है। और ये चीज़ जो है वो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए नो ही होगी। उसके बाद आपकी जो मदर हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है, उनका जो फैमिली नेम, उनका गिवन नेम, ये आपने लिखना है। उसके बाद उनकी नेशनैलिटी और उसके अलावा उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद एड्रेस है, एड्रेस का अगेन उन्होंने उससे नीचे लिखा हुआ है सेम एप्लीकेंट, सेम एज़ एप्लीकेंट, यानी कि जो एप्लीकेंट का एड्रेस है क्या वही है, तो आपने सेम एप्लीकेंट एड्रेस पर टिक कर देना। तो इससे क्या होगा कि वही एड्रेस यहाँ पर भी आ जाएगा। उसके बाद है कि इज़ योर मदर इन चाइना, क्या आपकी मदर चाइना में हैं, और ये भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का तो नो ही होगा। उसके बाद है चाइल्ड, चाइल्ड का आप नॉट एप्लीकेबल पर भी टिक कर सकते हैं अगर आपका कोई भी चाइल्ड नहीं है। तो चूँकि मैंने ऊपर अनमैरिड लिखा है या सिंगल लिखा है तो यहाँ पर मैं नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करता हूँ तो नीचे वो पूछता है कि व्हाट स्टेट द रीज़न। तो रीज़न में आप वैसे तो कोई भी रीज़न लिख सकते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉट मैरिड, यानी कि मेरी अभी तक शादी ही नहीं हुई। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, या कुछ भी और लिख सकते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन चाइना, क्या आपका कोई भी करीबी रिश्तेदार चाइना में है। ये भी मेजॉरिटी लोगों का तो नो ही होगा, शायद कुछ का येस हो। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो नेक्स्ट पर देखते हैं क्या ऑप्शन है। हाँ, ये ऊपर जो है एक ऑप्शन रह गया, वो ये है कि वर्क एक्सपीरियंस पर मैंने नॉट एप्लीकेबल लिखा था, उसके नीचे उन्होंने पूछा कि प्लीज़ स्पेसिफ़ाई, कि स्पेसिफ़ाई करें कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कोई भी वर्क एक्सपीरियंस क्यों नहीं है। तो आपने लिख लेना कि बिकॉज़ आई एम अ स्टूडेंट, या इस तरह से करके, या कोई भी आप कोई छोटी सी रीज़न, मतलब कि एक लाइन में या फिर 4-5 वर्ड्स में उसको बता दें कि ये वजह है कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर है तो उसको आप लाजमी लिखें वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद नेक्स्ट पर आता हूँ तो यहाँ पर टाइप ऑफ वीज़ा एंड मेजर पर्पज़ ऑफ योर विज़िट टू चाइना, यहाँ पर मैं X1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। X1 जो कि मोर देन 180 डेज़ के लिए। तो ये जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और X2 जो है ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये लेस दैन 180 डेज़ के लिए है। तो X1 मैंने सिलेक्ट कर लिया जो कि बैचलर, मास्टर और पीएचडी के लिए। उसके बाद है कि वीज़ा डिटेल है, एक्सपेक्टेड टू ट्रैवल टू चाइना विदन हाउ मैनी मंथ्स। तो चूँकि आप में से जो मेजॉरिटी लोग हैं वो मेरा ख़्याल है जून में या फिर जुलाई में वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो सितंबर से पहले पहले आपने वहाँ पर जाना है। तो आप यहाँ पर 2 लिख लें या 3 लिख लें, यानी कि 2 या 3 महीनों के अंदर अंदर मैं चाइना में जाऊँगा, और इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और उसके बाद इंट्रीज़ हैं, इंट्रीज़ आप मल्टीपल कर लें। मल्टीपल के बाद आप लिख लें एक्सपेक्टेड स्टे फॉर आप यहाँ पर लिख लें कि 365 डेज़ लिख लें, कुछ इस तरह से कर लें पर एंट्री के मैं साल बाद आऊँगा। लेकिन ये इस तरह नहीं होता कि आपने लाजमी आना ही आना होता है, इस तरह नहीं होता। ये जस्ट एक फार्मेलिटी कह लें आप इसको, आपने ये तमाम इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो यहाँ पर आप 365 लिख लें। और उसके बाद सर्विस है, सर्विस में नॉर्मल है और एक्सप्रेस है, आप नॉर्मल ही कर लें, नॉर्मल जो कि 10 दिनों के अंदर अंदर वीज़ा लग के आ जाता है।
तो आप नॉर्मल पर टिक कर लें। उसके बाद आ जाता है आपकी ट्रैवलिंग की कुछ इन्फॉर्मेशन, जिसमें सबसे पहले इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल टू चाइना, यानी कि आप किस तारीख को चाइना आएंगे। आप यहाँ पर अगस्त का लास्ट वीक की कोई भी तारीख लिख लें या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक की कोई भी तारीख लिख सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उसी तारीख को ही आना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इससे पहले भी आ सकते हैं और उसके बाद भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आप अपने अंदाज़े के साथ ये तारीख़ लिख लें, क्योंकि तकरीबन तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस 1 सितंबर से ही होंगी, तो आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दी है 5 सितंबर, यानी कि सितंबर का फर्स्ट वीक। उसके नीचे देखें लिखा हुआ है कि आप फ़्लाइट नंबर लिखें। ये भी कंपलसरी नहीं है, इसके साथ रेड स्टेरिक नहीं लगा हुआ और ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सिटी ऑफ अराइवल है, वो मैंने बीजिंग लिख दिया। उसके सामने है काउंटी ऑफ अराइवल। और ये अगर आप कोई प्रोविंस या कोई सिटी सेलेक्ट करेंगे तो उसके आगे जो फर्दर डिस्ट्रिक्ट हैं वो उनका आपके पास ऑप्शन आएगा, तो वो आप यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं कि क्या डिस्ट्रिक्ट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी है। वो आप गूगल करेंगे सिंपल, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आपकी यूनिवर्सिटी, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन कौन सी सिटी में है। अच्छा, इसका इस तरह से है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो फ़्लाइट है वो एक सिटी में होती है, वो फिर उधर से आगे अपने सिटी में जाते हैं। तो जो पहला था वो जहाँ पे मैंने बीजिंग लिखा है, वो आपका जो सिटी होगा वो जिस सिटी की आपकी फ़्लाइट होगी वो होगा। उसके बाद जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन में आपने लिखना है जो यूनिवर्सिटी जिस उसमें है, सिटी में है, वो आपने लिखनी है। ये हो गया। उसके बाद डेट ऑफ अराइवल टू दिस सिटी, उसके बाद डेट ऑफ डिपार्चर फ्राम दिस सिटी, उसके बाद डेट ऑफ डिपार्चर फ्राम चाइना। ये भी आप कोई तारीख़ लिख सकते हैं इसमें। और उसके बाद अराइवल ट्रेन शिप फ़्लाइट नंबर, ये भी कंपलसरी नहीं है। उसके बाद सिटी ऑफ डिपार्चर, ये आप दोबारा से सिटीज़ यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपने डेट्स जो हैं ये ऊपर नीचे करके आप इसको लिख लीजिएगा, कोई इतना मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं डेट्स को ही आपको आना होगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है। आप इससे ऊपर नीचे कर सकते हैं आराम से ईज़िली। और बेहतर यही है कि आप सितंबर के लास्ट वीक में आएँ, ताकि आपकी 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएं। उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा से सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिटी के साथ फिर वो काउंटी भी आएगी। काउंटी भी मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो वो आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपने कर लेना है। और जिस भी सिटी में आपकी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपने देख लेना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो इसमें है कि इनवाइटिंग पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना, कि किसने आपको इनवाइट किया है। आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख सकते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनल ऑफिस है, मतलब उनका आप कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, उनकी डिटेल वगैरह भी यहाँ पर लिख सकते हैं। या फिर आप प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप यूनिवर्सिटी की ही लिखें। उसकी वजह ये है कि यूनिवर्सिटी जो है वो ज़्यादा वेल नोन होगी एज़ कम्पेयर टू प्रोफेसर। सो यूनिवर्सिटी का मेरा ख्याल है लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। और रिलेशनशिप टू यू, ये अगर तो प्रोफेसर है तो आप लिख सकते हैं टीचर स्टूडेंट। तो अगर प्रोफेसर नहीं है, यूनिवर्सिटी है, तो फिर आप इसको नॉट एप्लीकेबल पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सिटी है, उसके बाद पोस्ट कोड है, उसके बाद इनविटेशन लेटर, यूनिट नंबर अगर है तो, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद एमरजेंसी कॉन्टैक्ट का, इसमें आप अपने फादर की, अपने भाई की या किसी की भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उनका नाम, फैमिली नेम, गिवन नेम। उसके बाद रिलेशनशिप टू यू, यहाँ पर मैंने ब्रदर लिख दिया। उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी ईमेल आईडी भी कंपलसरी नहीं है। तो रेड स्टेरिक का अब मैं दोबारा बता दूं, जो रेड स्टेरिक के साथ हैं वो कंपलसरी हैं। उसके बाद हु विल पे फॉर दिस ट्रैवल, आप सेल्फ है, अदर है, ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, यहाँ पर अगर चूँकि मैंने स्टार्ट में सिलेक्ट किया था कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कोई भी पैसे नहीं कमा रहा, मैंने उसमें ये भी टिक किया था कि मेरी जो इनकम है वो नॉट एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर आपने फिर अदर पे टिक करना है। अगर आप सेल्फ़ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप ख़ुद बियर कर रहे हैं, आप ख़ुद तो नहीं कर रहे, आप अदर करके यहाँ पर अपने फादर की इन्फॉर्मेशन आप लिख दें या ब्रदर की लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने ऊपर लिखा है, ऊपर जो है वो टिक किया था कि मेरी कोई भी इनकम नहीं है, तो ये आपने ये चीज़ें ध्यान से करनी है। उसके बाद है कि अकम्पनिंग पर्सन है, इसको आपने नो कर देना है। इसका मतलब ये है कि आपके साथ कोई और भी जा रहा है, तो भले आप अपने दोस्तों के साथ भी जा रहे हों, यानी कि आपके किसी और दोस्त का भी एडमिशन हुआ है, तो आपने इसको नो करना है। उसकी वजह यह है कि आपने अलग-अलग वीज़ा अप्लाई करना है। उसके बाद है कि हैव यू एवर बीन टू चाइना, आप कभी चाइना गए हैं, येस और नो, इस पर आपने टिक करना है। अगर आप कभी गए हैं माजी में तो आपने येस करना है, अगर आप नहीं गए कभी भी तो आपने नो कर देना। उसके बाद है प्रीवियस चाइनीज़ वीज़ा, हैव यू एवर बीन इशूड अ चाइनीज़ वीज़ा, कभी आपको चाइनीज़ वीज़ा मिला है,
अगर मिला है तो येस, अदरवाइज़ नो। ये भी ज़्यादातर का तो नो ही होगा। उसके बाद है कि वैलिड वीज़ा, डू यू करंटली होल्ड एनी वैलिड वीज़ा इशूड बाय अदर कंट्रीज़, यानी कि कोई और कंट्री जिसने आपको वीज़ा इशू किया हुआ आपके पास है, येस और नो। अगर है तो येस, अदरवाइज़ नो। ये भी ज़्यादातर का नो ही होगा। उसके बाद है कंट्रीज़ विजिटेड इन द पास्ट 12 मंथ, यानी कि पिछले 1 साल में आपने कौन से कंट्रीज़ विज़िट किए हैं। अगर किए हैं तो येस, अदरवाइज़ नो। अगर आप येस करेंगे तो फिर आपको उन कंट्रीज़ के नाम भी सिलेक्ट करना पड़ेंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे अदर इन्फॉर्मेशन, जिसमें ज़्यादातर जो ऑप्शन है वो नो नो ही होंगे। उसके बाद है कि हैव्स योर चाइनीज़ वीज़ा बिन कैंसल्ड, नो। उसके बाद हैव यू एवर इंटर्ड चाइना इलीगली, नो। उसके बाद डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, नो। उसके बाद डू यू हैव एनी सीरियस मेंटल डिसऑर्डर, नो। हैव यू एवर विजिटेड कंट्रीज और टेरिटरीज वेयर देर इज़ एन एपिडेमिक, नो। उसके बाद हैव यू एवर बिन ट्रेंड और डू यू हैव एनी स्पेशल स्किल्स इन द फील्ड ऑफ फायरमैन, नो। उसके बाद है कि आर यू सर्विंग और हैव यू एवर सर्व्ड इन द मिलिट्री, नो। उसके बाद हैव यू सर्व्ड और पार्टिसिपेटेड इन एनी पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, नो। उसके बाद डू यू वर्क फॉर एनी प्रोफेशनल सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप काम करते हैं तो येस, अदरवाइज़ नो। उसके बाद इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिक्लेयर, तो इसमें भी आपने नो। मतलब हाउ आर यू गोइंग टू कलेक्ट योर पासपोर्ट, इसमें आपने करना है बाय विजिटिंग द वीज़ा सेंटर। तो ये आपने क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन रिव्यू करनी है, आपने तमाम इन्फॉर्मेशन आपने देखनी है, और इसमें कोई भी आपने ऐसा ब्लंडर नहीं मारना जो कि आपके लिए मसला पैदा करे। आपने बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है। उसके बाद लास्ट में ऑप्शन है कि हैज़ दिस एप्लीकेशन बीन कंप्लीटेड बाय एनीवन एल्स ऑन योर बिहाफ, इसको आपने नो करना है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन खुद फिल कर रहे हैं तो, अगर किसी और से इन्फॉर्मेशन फिल करवा रहे हैं तो फिर आपने येस करना है, लेकिन बेहतर है कि आप ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आप खुद फिल करें। कोई मुश्किल नहीं है। खुद फिल करने के बाद आपने यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे लास्ट वाला ऑप्शन है उस पर भी आपने टिक करके आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। ये कंप्लीट प्रोसीजर है, ये कंप्लीट तरीकाकार है। इस तरीके से आपने जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने फिल करना है। जी, तो इस तरीके से आपने अपना जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, वो आपने फ़िल करना है और ये फ़ॉर्म फ़िल करने के बाद आपने अपनी जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपने साथ लेके जाने हैं। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेके जाने हैं, उस पर मैंने बहुत ही डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और मैंने कोशिश की है कि मैं एक-एक चीज़ को मैं इसमें कवर करूँ और शायद वीडियो भी थोड़ी-सी लंबी हो गई है और उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। इस वीडियो को लाइक करें और इस पर कमेंट भी कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान।